आवाज़ विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आवाज़ विशेष में आज हम सबके साथ हैं संघ एम्बस के नेशनल ऑर्गेनाइज़र और अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट विजय मानकर साहब। मानकर साहब का अलग से परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कभी अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी की बात होती है और उसके एक करेक्ट इंटरप्रिटेशन की बात आती है तो विजय मानकर साहब का नाम इस समय सबसे पहले आता है। मानकर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है और स्वागत इस त्रासदी के साथ करते हैं कि इस समय पूरा देश नोटबंदी की मार झेल रहा है और ऐसी स्थिति में मैं थोड़ा जो याद कर पा रहा हूं कि बार बार जो आपसे चर्चाएं होती है, आपसे इंटरव्यू भी होते हैं, आपने कभी एक चार्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सौंपा था। मेरे ख्याल से वो 2 या 3 चार्टर थे शायद। और इन चार्टर में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो इकोनॉमी से संबंधित रही है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इस समय जब पूरा देश, आम आदमी ये नोटों की बंदी से जूझ रहा है, उसकी खामियों से जूझ रहा है, उसकी कमी से जूझ रहा है, लोग बड़े परेशान हैं। लेकिन एक दूसरी बात जो देश में उभर कर सामने लाने का प्रयास भी हो रहा है कि ये फैसला बड़ा अच्छा है, लोग बड़े खुश हैं। आप कैसा इसको इवैल्यूएट करते हैं? आप इसका मूल्यांकन कैसा कर पा रहे हैं? अब फुले जी, आपने ठीक कहा, आपको ये बात याद आई। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपका मेमोरी अच्छा है और आप गंभीर विषयों को याद रख कर करते, यही आपकी विशेषता है, इसलिए इंटरव्यू अच्छा होता है। एक्चुअली अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से 3 चार्टर्स मैंने दिए हैं जिसमें अर्थशास्त्र का बड़ा जिक्र है। पहला चार्टर है 1 जनवरी 2015 का और इस साल 2 चार्टर दिए, एक 15 अगस्त को दिया है और दूसरा 15 सितंबर को दिया है। उसमें हमारी भारत की जो अर्थव्यवस्था है और उसमें एक हम जो इलिसिट इकोनॉमी है या शैडो इकोनॉमी या पैरेलल इकोनॉमी है, जिसको लोग गलत ढंग से ब्लैक इकोनॉमी कहते हैं, क्योंकि ब्लैक रेसिस्ट वर्ड है इसलिए मैं यूज़ नहीं करता, लेकिन समझने के लिए इसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसके विषय में और अम्बेडकराइट इकोनॉमिक्स के आधार पर किस तरह का चेंज आना चाहिए, किस तरह की पॉलिसीज़ बनना चाहिए, इस विषय में ये तमाम चार्टर्स मैंने दिए हुए थे। अभी ये 8 नवंबर को जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने और फाइनेंस मिनिस्ट्री और जो गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, इन्होंने शाम को जो एक साथ ऐसा डिक्लेरेशन कर दिया है और उसके वजह से ये जो क्राइसिस आ गया है, जिसको पर्टिकुलरली हम एक लिक्विडिटी क्राइसिस कह रहे हैं, और उससे दूसरा इकोनॉमिक क्राइसिस भी आया है। एक लिक्विडिटी क्राइसिस है और दूसरा इकोनॉमिक क्राइसिस है। कैसे इसको? लिक्विडिटी यानी जो आपकी करेंसी है। देखिए, अभी भारत एक हमारा ऐसा देश है, अभी हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, कैशलेस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तो 100% डिजिटलाइजेशन इंडिया में हुआ नहीं है, यानी 100% व्यक्ति अभी इंटरनेट पे नहीं है। और दूसरा जो है 100% लोग बैंक होल्डर्स भी नहीं है इंडिया के अंदर में। तो कैशलेस इकोनॉमी एकदम अगर आप जाना चाहेंगे तो दिक्कत होगी। 12.2% जो जीडीपी का हमारा जो टोटल जो है वो करेंसी है, जिसको हम लिक्विडिटी कहते हैं। अभी हमारा करंट प्राइजेस से जो जीडीपी है भारत का, वो 141 लाख करोड़ है करंट प्राइजेस से। 2012 के प्राइस में जाएंगे तो कम होगा। अभी जब नया बजट आएगा तो मेरा ऐसा अनुमान है कि 150 लाख करोड़ होगा। तो अभी मैं सुविधा के लिए 150 लाख करोड़ का जो है वो फिगर पकड़ लेता हूँ, क्योंकि 1 फरवरी को बजट आने वाला है, प्रीपोन हुआ है। अभी इसमें 17,77,000 करोड़ रुपया जो है, इतना जो है वो करेंसी था हमारा। 17,77,000 करोड़ रुपया टोटल करेंसी, जिसमें 10, 20, 500 और 1000। अब 500 और 1000 जो है वो 86% से ज़्यादा, 86.4% जो करेंसी थी वो 500 और 1000 नोटों की थी। यानी आप ऐसा मान लीजिए कि जो 10 रुपये है, 10 नोट हैं, 10 नोट में 8.5 नोट एकदम निकाल दी गई है, और उसका रिप्लेसमेंट जो आप एटीएम से करके या नया 500 या नया आप 2000 का नोट लाए हैं, तो वो इतना जो एकदम आपने 86% जो निकाल लिया उतना तो आ नहीं रहे हैं। और तो ये एक बड़ा क्राइसिस हो गया है देश के अंदर में, पर्टिकुलरली अर्बन से जो सेमी अर्बन और रूरल इंडिया है। जी बिल्कुल, जो मतलब रोज़मर्रा का जीवन जीता है, जो रोज़ मतलब इस हाथ लाएं इस हाथ खाएं, ये जो उसकी स्थिति है, ऐसी स्थिति में उस पर ये जो अटैक हुआ है, क्या लग रहा है आपको? नहीं, मुझे ये लगता है कि ये तरीका जो है, ये तरीका नहीं होता है। अभी देखिए, जो हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने 3 बातें कही है कि हम किस लिए कर रहे हैं। एक बात उन्होंने कही कि भाई इसमें ब्लैक पैसा है। दूसरा जो है, फिर मैं ब्लैक यूज़ समझने के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं करता नहीं हूँ ये वर्ड। एक, इसमें ब्लैक पैसा है।
दूसरा उन्होंने कहा कि भाई टेररिस्ट और माओइस्ट लोगों के पास में करेंसी है, फेक करेंसी जो पाकिस्तान चाइना रूट से आती है। तो ये दो पैसा जो है इसके लिए हम इसको कर रहे हैं। तो ये जो दो बातें, अगर अभी हम दूसरी बात को देखते हैं, और तीसरा फेक करेंसी कही उन्होंने, तो पहले मैं फेक करेंसी पे आता हूँ। ये टोटल जो 17,77,000 जो नोट्स हैं, इसमें जो फेक करेंसी है 500 और 1000 की जो है, अगर टोटल आप देखेंगे तो 0.0001% फेक करेंसी है। यानी फेक करेंसी इतनी बड़ी नहीं है कि जिसके लिए आप इतना ड्रास्टिक स्टेप ले सको। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो है, आप कह रहे हैं कि 6%, ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लैक का पैसा है वो 6% में है, बाकी तो सब लैंड में, गोल्ड में और शेयर्स में है। तो अब 6% अगर मैं पकड़ लूँ तो अब 17.5 जो लाख करोड़ है, 17,77,000 करोड़ है, उसका 6% आप निकाल लीजिए तो आप हार्डली जो है एक कितना होगा, 1 लाख करोड़ के आसपास जो है वो ब्लैक का पैसा होगा एक्चुअली कैश फ्लो में। तो मुझे ऐसा लगता है इस चीज़ के लिए इतना जो ड्रास्टिक स्टेप लिया गया है, वो ड्रास्टिक स्टेप लेना मुझे लगता है कि उचित नहीं है। दूसरा, अगर आप 2300 करोड़ रुपया के जो नोट्स 500 और 1000 के, या 500 और 2000 के अगर आप छापेंगे, तो आपकी जो प्रिंटिंग कैपेसिटी है इंडिया के अंदर में, चाहे वो देवास में है, नासिक में है, या बेंगलोर में है, या और भी जगह है, तो आपको 7 महीना लगने वाला है। तो 7 महीना प्लस ATM कैलिब्रेशन, 2 लाख ATMs है आपके देश में, उसमें 1,20,000 लगभग चल रहे हैं। 4 में से 1 ATM केवल मेट्रो सिटीज़ के अंदर है, यानी 3 ATM सबअर्बन में और रूरल में बिल्कुल नहीं है। 30% से ज़्यादा भारतीयों को बैंक सर्विसेज ही नहीं है भारत के अंदर में, रूरल और सेमी अर्बन एरिया इंडिया में। तो ये जो तरीका है, मैं समझता हूँ कि तरीका और इसका जो टाइमिंग था, क्योंकि अभी आपका नया सीज़न आया बुआई का, जिसको हम जो है वो रबी क्रॉप कहते हैं, तो रबी क्रॉप का भी समय आया हुआ है, मैरिजेस सीजन्स भी है, प्लस जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ का भी प्रोडक्शन का जो है वो ये होता है। तो मुझे लगता है कि टाइमिंग तो गलत हुआ ही है, साथ में मेथड गलत। जब हमें इसमें किसी तरह का कोई आर्थिक लाभ नहीं हो रहा है इकोनॉमी के क्षेत्र में, तो ऐसी स्थिति में इसको करने का क्या मतलब रहा होगा? आपको क्या लग रहा है, क्या ये जो 1990 में जो नई आर्थिक नीति हमारे देश ने अडॉप्ट की, क्या ये उससे कोई संबंध बनता है इसका, कि जिस तरह से हमारे यहाँ जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ आना है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ रिटेल मार्केटिंग में आना है, और प्राइवेटाइजेशन जो हो चुका है, इन सारी चीज़ों पर क्या परिणाम जाता है इसका? क्या ये उनको प्रभावित करता है? इसमें 4-5 चीज़ें हैं। एक तो पहले हम ये समझेंगे कि इट इज़ अ नो कॉस्ट नो प्रॉफिट एक्सरसाइज। जैसे मान लीजिए आपका 6% अगर ब्लैक में कैश है, तो इसमें कई लोगों ने तो सोना भी खरीद लिया है, नोट भी बदलवा लिए हैं, तो आपको हाथ में 1-1.25 लाख करोड़ बहुत हो गया तो डिस्ट्रॉय होगी करेंसी। अब इसका जो कॉस्ट है 0.5% GDP आपका गिर रहा है। अभी 1.5 लाख करोड़ में 0.5% अगर मैं कहूँ तो लगभग 75,000 करोड़ रुपए का आपको तो डायरेक्ट GDP में लॉस हो रहा है, प्लस 20,000 करोड़ रुपये आपको जो है ये प्रिंटिंग और ATM और ये रिकैलिब्रेशन में आ रहा है, प्लस इसमें एम्प्लॉयमेंट और जो आपकी बिजनेस साइकिल और जाएगी। तो मुझे लगता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस बिजनेस सही है। एक बात, इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, हमारे रेवेन्यू को, हमारे जो रेवेन्यू अकाउंट है उसमें कोई बहुत बड़ा हमको बेनिफिट होने वाला नहीं है। सेकेंड एंगल जो है, जो महत्वपूर्ण बात है, कि अभी जो हमारे देश के NPAs है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड रिस्ट्रक्चर्ड लोन्स, तो वो दिसंबर 2015 तक जो है वो 7.5 लाख करोड़ थे लगभग, जो अभी बढ़कर लगभग 8.5 लाख करोड़ हो गए हैं। यानी वो ऐसा लोन जो बड़े बड़े उद्योगपतियों को और बैंकों ने दिया, बिना तमाम चीज़ों को देखे दिया, और वो लोन अभी आपको रिपेमेंट करने के लायक नहीं है, क्योंकि रिपेमेंट करने की जो कोशिश है पिछले 1-1.5 साल में केवल 35,000 करोड़ वापस आया। 7.5 में 35,000 करोड़ वापस आया, फिर वो बढ़ के जो है 8.5 लाख करोड़ NPA हो गया। अभी बैंक में जो लिक्विडिटी नहीं थी, वो बैंक में ये लिक्विडिटी किसी तरह वापस आए। मान लीजिए अभी आपका जो ये 17,77,000 करोड़ रुपया है, उसमें 500,000 का मेन है, 14,30,000 करोड़ 500 और 1000 की नोट्स थी, तो मेजर 86 करेंसी आपकी जो है वो 500,000 की थी। ये वापस बैंक में आए और वो लीगलाइज हो जाए, और फिर जो है वो लोन फिर से देने के लिए जो है वो इजी लोन जो है देने के लिए कंपनीज़ को हो जाए। यानी पुराना लोन रिकवर नहीं करना, नया लोन देना, ये इसके पीछे एक टिपिकल मकसद है, जिसके ऊपर में हम जो है वो बिल्कुल जो है वो डाउट नहीं कर सकते हैं। यानी 8.5 लाख करोड़ को रिकवर किए बगैर फिर जो है 6-7-8 लाख करोड़ रुपए लोन देने की तैयारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक और वेरियस बैंक्स कर रही है। तो ये एक पहलू है इसके अंदर का, जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। लेकिन दूसरा जो पहलू है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि टेररिस्ट और माओइस्ट लोगों की कुछ करेंसी इसमें डिस्ट्रॉय हुई है, कुछ फेक करेंसी भी डिस्ट्रॉय हुई है, हम इसको मान लेते हैं।
वो करेंसी वापस घूम के नहीं जाएगी आपकी 2500 वाली, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 2 महीना 4 महीने में फिर वो घूम के जा सकती है। एक इशू है। मेन इशू है कि जो ब्लैक इकोनॉमी ये कह रहे हैं कि हम ब्लैक इकोनॉमी निकालना चाहते, ब्लैक निकालना चाहते। क्या लगता है? 1.5 लाख करोड़ आपका ब्लैक गया, 1.5 लाख करोड़ जो है आपको कॉस्ट आ गया, इक्वल हो गया। तो ब्लैक तो निकला ही नहीं, ब्लैक तो कहीं और है। वो ब्लैक निकालने के लिए मोदी जी जब तक नहीं करेंगे, ये जो संघ शाखा की जो सुबह शाम की जो कसरत कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि सुबह शाम की संघ शाखा की कसरत करने से भारत की अर्थव्यवस्था समाप्त होगी, ब्लैक इकोनॉमी जो है वो समाप्त होगी। मैं समझता हूँ गलत है। मोदी जी को ये मालूम होना चाहिए, जेटली को मालूम होना चाहिए, और उर्जित पटेल को भी मालूम होना चाहिए, और भागवत जी को भी मालूम होना चाहिए ब्लैक इकोनॉमी कहाँ है। अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैंने तो इकोनॉमिक्स पे रिसर्च ही किया है, इस पर बाकी अर्थशास्त्रियों ने भी किया है, भारत और दुनिया की एजेंसीज ने भी कुछ किया है, लेकिन सबका रिसर्च मेरे पास में, तो मैं बता देता हूँ। लेकिन उसका स्टेप मोदी जी क्या लेंगे, ये मैं समझता हूँ कि ज़्यादा महत्वपूर्ण इशू है। ये इशू में कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, नो प्रॉफिट नो लॉस का इशू है। ये ज़्यादा तकलीफ ज़्यादा हुई लोगों को, आज 75 के ऊपर लोग मर गए, किसान जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे, आपके जो रोज़ डेली वेजेस वर्कर थे, जो कूली है, मजदूर है, उनको जो है वो दिक्कत हो गई है, और आपकी मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो स्पॉइल हो रही है। तो रादर इसका जो ह्यूमन कॉस्ट है वो बहुत बड़ा है। इकोनॉमिक कॉस्ट नो लॉस नो प्रॉफिट है। 1.5 लाख करोड़ गया, 1.5 लाख करोड़ वापस आएगा। मैं आपके इन सारी बातों से जो समझ पा रहा हूँ कि इसमें से ना इकोनॉमी को कोई फ़ायदा हो रहा है, ना मार्केट को कोई फ़ायदा हो रहा है, ना ह्यूमन बींग्स को कोई नहीं, मार्केट को फ़ायदा होगा, अब इसके आगे होगा। कैसे होगा वो मैं बताता हूँ, ये दूसरा इशू है। मार्केट को फ़ायदा होगा, लेकिन जो कास्ट कैपिटलिज्म है, जातीय पूंजीवाद, जो भारत की ब्लैक इकोनॉमी देश में जमा करके रखी हुई है, वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये जातीय पूंजीवाद कैसा? जातीय पूंजीवाद ऐसा है, अभी कल 2 दिन पहले क्रेडिट सुसाई का रिपोर्ट आया। क्रेडिट सुसाई एजेंसी जो है दुनिया भर की जो वेल्थ है उसका सर्वे करती है, सबसे ऑथेंटिक रिसर्च माना जाता है दुनिया के अंदर में। यानी वर्ल्ड बैंक के अलावा अगर किसी एजेंसी को मान्यता है दुनिया में तो क्रेडिट सुसाई एजेंसी है। तो इसने कल 2 दिन पहले रिपोर्ट दिया, उसमें कहा कि 1% भारतीयों के पास 54.8% वेल्थ हो गई है, यानी लगभग 55% जो संपत्ति टोटल, चाहे फिनेंशियल एसेट्स हो, नॉन फिनेंशियल एसेट्स हो, चल अचल संपत्ति, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, चाहे वो सोना हो, ज्वेलरी हो, बुलियन हो, या शेयर मार्केट हो, या बॉन्ड्स हो, या एफडीज हो, 55% टोटल भारत की संपत्ति 1% लोगों के पास है, और 10% लोगों के पास में 81% हो गई है। अभी 2 दिन पहले रिपोर्ट आया है, समझ रहे हैं? तो अगर मैं 1990 का डेटा उठाकर देखूं, जब भारत में एलपीजी आया, जिसको मैं मनमोहन मोन्टेक मॉडल कहता हूं, जब रेगन और मार्गरेट थैचर ने ग्लोबलाइजेशन लाया 79 में, उसके लगभग जो है 12 साल 13 साल बाद भारत में जब आया, वहाँ का डेटा अगर मैं देखता हूँ तो उस समय भारत में केवल 55 लोगों के पास 35,000 करोड़ रुपया था। केवल 55 लोगों के पास 35,000 करोड़ रुपया था। अभी भारत में 2 लाख लोगों के पास में 240 लाख करोड़ का वेल्थ है, उससे ज़्यादा हो गया है। ये कैसे हो गया? ये कौन सा इकोनॉमिक्स है कि 20 साल में, 25 साल में जिनके पास 35,000 करोड़ रुपया था वो 250 लाख करोड़ के आसपास में उनके पास में वेल्थ हो गया? ये कौन सा इकोनॉमिक्स है? व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ग्रोथ? और ये कास्ट कैपिटलिज्म जो हुआ 1% लोगों के पास, 10% लोगों के पास, इसके लिए जो न्यू लिबरल पॉलिसी है भारत की, जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, जो कैपिटलिज्म है, उसको भारत में लाया गया और केवल 5% लोगों के हाथ में उसको दिया गया। तो ये मेन जड़ समस्या है। मानकर साहब इस बात को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग इस समय जो बातचीत कर रहे हैं वो आवाज़ विशेष में विजय मानकर साहब से, जो कि संघ एम्बस के नेशनल ऑर्गेनाइजर हैं और अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उनसे ये जो बातचीत हो रही है, इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन जब ब्रेक के पार हम लोग मिलेंगे तो कास्ट कैपिटलिज्म पर भी बात करेंगे, और जो हमारे देश का सांप्रदायिक और राजनीतिक जो पूंजीवाद है उस पर भी बातचीत करेंगे, और उसे हम इस समय की नोटबंदी के परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करेंगे। बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ। ये क्या मजाक है? 50% लोगों के लिए 1000 करोड़ रुपया? तो आप ओबीसी का हेड बनाओ और लगभग 20% 25% जो पैसा है वो बजट में ओबीसी के लिए डालो, डीटीएनटी के लिए डालो। आवाज़ विशेष कार्यक्रम में पुनः एक बार आपका स्वागत है, और इस समय आवाज़ विशेष में हम आप तक पहुंचा रहे हैं संघ एम्बस के नेशनल ऑर्गेनाइज़र और अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट विजय मानकर साहब को, उनकी अपनी सोच और उनकी अपनी समझ के साथ।
ब्रेक से पहले हम लोग जो बातचीत कर रहे थे मानकर साहब, एक आप कास्ट कैपिटलिज्म की बात कर रहे थे, या फिर जिसको हम हमारी राजनीति पर जो पूंजीवाद हावी हो रहा है वो, ये सारी चीज़ों को क्या एक दूसरे के साथ जोड़ कर देखेंगे? या एक ये व्यवस्था है, जातीय पूंजीवाद ये व्यवस्था है जो 90 के बाद आई है। पहले कास्ट इकोनॉमी थी, बाद में कास्ट कैपिटलिज्म आया, और इसी कास्ट कैपिटलिज्म जो बना है उसमें ब्लैक इकोनॉमी का सबसे बड़ा रोल है। कैसे रोल है ये मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैंने कहा कि 55 लोगों के पास 35,000 करोड़ था, आज 2 लाख लोगों के पास 240 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गया है। इसमें 2 इम्पॉर्टेंट फिगर्स है जिसके ऊपर में ना मोदी जी बात कर रहे हैं, ना बीजेपी गवर्नमेंट बात कर रही है, ना कोई और अपोजिशन पार्टीज कर रही है, एक भी मेंबर पार्लियामेंट नहीं बोल रहा है। 2 फिगर्स है। एक फिगर है 2011 में स्विस बैंक एसोसिएशन ने एक रिकॉर्ड डिक्लेयर किया भारत सरकार को। ये बहुत सारा इशू आ रहा था कि भाई भारत का पैसा टैक्स हेवन्स में कितना है, उसमें पर्टिकुलरली स्विट्ज़रलैंड एक मेजर टैक्स हेवन है, उसमें कितना पैसा है। तो 2011 तक इसका कोई फिगर नहीं था, लेकिन 2011 में एक फिगर डिक्लेयर किया। तो फिगर बहुत सरप्राइजिंग है, $1.4 ट्रिलियन। 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स को अगर मैं इंडियन रुपी में कन्वर्ट कर दूँ तो लगभग 94 लाख करोड़ रुपया होता है। 94 लाख करोड़ रुपया। अभी आप सिर्फ जीडीपी याद रखिए, 150 लाख करोड़ का आज है। 94 लाख करोड़ रुपया आपका केवल स्विस बैंक ने रिपोर्ट किया 2 साल 4 साल पहले। अब वो कितना बड़ा और 4-5 सालों में अभी लेटेस्ट फिगर नहीं है। एक ये बात है। दूसरा बात यह है कि भारत की टोटल अर्थव्यवस्था का 30% से 60% अलग अलग एस्टिमेट्स है कि हमारा ब्लैक इकोनॉमी है। अगर मैं 30% पकड़ूँ, वर्ल्ड बैंक ने 22.2% बोला 2007 में, 2010 में 22.7% बोला वर्ल्ड बैंक ने। बाकी इकोनॉमिस्ट लोगों ने 30% से 60% लिया। 30% के हिसाब से 30 लाख करोड़ रुपए आता है, 60% के हिसाब से 84 लाख करोड़ आता है। अब भारत में 84 लाख करोड़ और स्विस बैंक में अकेले 94 लाख करोड़, ये दोनों को मिला दिया जाए तो 150 लाख करोड़ होता है। यानी हमारा जीडीपी जितना है उतना ही या उससे ज़्यादा ब्लैक इकोनॉमी भारत और भारत के बाहर हो सकता है। इसका ऑथेंटिक डेटा। अच्छा, लेकिन एक बात, जैसे 2 दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्विस बैंकों के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है जिसमें उन्होंने वो तो 2018 के बाद देगा ना आपको। अच्छा, 2018 से जो आपको डिपॉजिट जाएंगे उसका इंफॉर्मेशन 2019 में देगा आपको। और ये भी संयुक्त राष्ट्र में जब आपने साइन किया यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन 2003 का चार्टर जो साइन किया आपने, उसके बाद ये ऑब्लिगेटरी हो रहा है, अदरवाइज ऑब्लिगेटरी नहीं होता है। तो ये जो है वो तो 18 के बाद 18 में अगर कोई अकाउंट खोलेगा तब वो इन्फॉर्मेशन 19 में देगा। पर अभी तक जिन्होंने जमा किया उसका क्या, उसका फिगर 94 लाख करोड़ रुपीज़ है, और इंडिया में अंदर में जो है 84 लाख करोड़ रुपीज़ है। तो इसलिए मैंने भारत सरकार से कहा था कि भाई आपको ये एस्टिमेट्स नहीं मालूम, तो एक वर्ल्ड बैंक का सजेशन है, IMF का सजेशन है, थॉमस पिकेटी है, ब्रैंको मिलानोविक है, या गैब्रियल ज़्यूकमैन है, या जोसेफ स्टिग्लिट्स है, जो 4 बड़े अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने बड़ा रिसर्च किया इस विषय पर। उन्होंने कहा कि भाई दुनिया भर का वेल्थ डेटा क्रिएट होना चाहिए। हर कंट्री ने अपना वेल्थ, फिनेंशियल वेल्थ और अदर वेल्थ का एक रिकॉर्ड बनाना चाहिए, और सारे कंट्रीज़ का डेटा मिला के फिर वो वर्ल्ड लेवल पे होना चाहिए, तभी ये चीज़ पकड़ में आएगी। क्योंकि वर्ल्ड की भी समस्या कुछ हो गई है कि 21% लगभग पैसा जो है टैक्स हेवन्स में है पूरे कंट्रीज़ का। तो इसके ऊपर अभी तक भारत सरकार ने कोई डिसीजन नहीं लिया। दूसरा जो है, पार्लियामेंट में हो हल्ला मचा रहे हैं। अभी 2013 में दिसंबर से अगस्त 2014 तक 3 रिपोर्ट्स आई है। CBDT की रिपोर्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी की रिपोर्ट है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की रिपोर्ट है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिपोर्ट है। 4 जो संस्था है मेजर, जिसकी गवर्नमेंट ने मार्च 2011 में कमेटी बनाई थी, उसकी रिपोर्ट आई है। वो राज्यसभा में, लोकसभा में टेबल हो गई है। उसके ऊपर क्यों नहीं चर्चा करके डिक्लेयर करते पैसा कहाँ है, और उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते? क्या ऐसा मान के चला जा रहा है कि हमारे यहाँ जो ब्लैक मनी जिसको कहा जा रहा है वो बिल्कुल आम जनता के पास में रखा है? कहाँ है? केवल जो है ज़्यादातर तो 1% लोगों के पास है। 1 करोड़ 30 लाख लोगों के पास है, उसमें भी सबसे ज़्यादा 13 लाख लोगों के पास में है। फिर थोड़ा बहुत तो जो है 2-4% लोगों के पास में मिलेगा। लेकिन एक बात जो इसमें बड़ी इसमें कही जा रही है, बड़ी शिद्दत से कही जा रही है कि जो लोग 2.5 लाख से ऊपर डिपॉजिट करेंगे उनको टैक्स फिक्सेशन में लाने के लिए उनको ज़रूरत ही क्या है? उनके पास में 2.5 लाख की ज़रूरत क्या है? उनके पास 250 करोड़ का वेल्थ है उधर में, तो 250 करोड़ जमा क्यों करेगा यहाँ पर वो? ये 250 करोड़ तो आप बेचारा जो गरीब इंसान है जिसके पास कुछ होगा
उसको पकड़ रहे हैं आप। तो इससे इससे राजस्व कितना बढ़ जाएगा? उससे क्या बढ़ेगा? 1.5 लाख करोड़ आएगा, 1.5 लाख करोड़ तो चले गए आपका जीडीपी में और ये खर्चे में। आपको नो प्रॉफिट नो लॉस है, राजस्व कुछ भी नहीं बढ़ेगा आपका। अच्छा, लेकिन ये इतने पूरे इन 15-20 दिनों में, हाँ। 15-16 दिनों में जैसे जिस तरह से पूरा मार्केट गिरता जा रहा है, इसका क्या असर जा सकता है, क्या लगता है? नहीं, मार्केट अभी गिर रहा है क्योंकि आपकी बिजनेस साइकिल अभी ब्रेक हो गई है। लेकिन अभी ये जो बैंक में 10 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा आएगा, अभी 5 लाख करोड़ से ऊपर तो आ ही गया है, प्लस पुराना 5 लाख करोड़ सर्कुलेशन में है। 17,77,000 में जो है बैंक्स के पास में 11-12 लाख करोड़ जब पूरा आएगा तो चीप लोन्स वापस देंगी, तो फिर कंपनी उसको मिलेगा, तो मार्केट फिर जो है वो बाउंस बैक कर जाएगा। तो ये टेम्पररी फिनोमेना है मार्केट का। रादर इसमें मार्केट को ही ज़्यादा फायदा होगा, सबसे ज़्यादा मार्केट को कोई लॉस नहीं है। तो फिर अंततः कौन सी कंपनीज इसमें बड़ी होने की संभावना दिखती? जो कंपनीज एस्टैब्लिश्ड है, जिनका नेटवर्क इंडिया और बाहर है, उनको फ़ायदा है। जो इंडिया के अंदर में स्मॉल स्केल और मिडिल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, उनको लॉस है, गरीबों को लॉस है। जब तक ये जो मैं 150 लाख करोड़ भारत और भारत के बाहर का निकाल के बजट में नहीं आता और वो केवल पावर्टी और इनइक्वालिटी को समाप्त करने के लिए नहीं लगाया जाता, तब तक के भारत में ये विषमता और ये गरीबी समाप्त नहीं होगी, पिछड़ापन समाप्त नहीं होगा। क्या मोदी जी ये डेयरिंग कर सकते हैं? पार्लियामेंट में रिपोर्ट रखी हुई है, मेरे तीनों चार्टर में मैंने फिगर्स दिए हुए हैं। मैं जेटली जी को डायरेक्ट पूछ रहा हूँ, मोदी जी को डायरेक्ट पूछ रहा हूँ, अरे भैया पार्लियामेंट से क्यों भागते हो, क्यों डर रहे हो आप? इतना इमोशनल हो रहे, इतना इमोशनल हो रहे, ये क्या लव ब्रेक हार्ट ब्रेक हो गया आपका? डेली इमोशनल हो रहे आप। एक बार कोई इमोशनल हो तो अच्छा लगता है। आप इधर डेली गोवा में जाते वहाँ रोते, फिर वहाँ जाते वहाँ रोते, क्या ये आपका लव ब्रेक हो गया? आप इमोशनल हो रहे हो? आप बड़े मैच्योर्ड इंसान हो, ये रोने धोने का ड्रामा बंद करो। पार्लियामेंट में वाइट पेपर लाओ आप कि ब्लैक इकोनॉमी कहाँ कहाँ है और वो इकोनॉमी कैसे हम निकालेंगे, इस पर वाइट पेपर लाना चाहिए मोदी जी ने। एक रिपोर्ट ऑलरेडी पार्लियामेंट के अंदर है, ऑफिशियल रिपोर्ट है, उसको आउट करो और वाइट पेपर लाओ और कहो कि यह सारा पैसा हम निकालेंगे। ये तकलीफ जो छोटी मोटी हो गई इसको अभी आप ईज आउट करो, इसको सर्कुलेशन बढ़ाओ, इसको ईज आउट करो, ये जल्दी ख़त्म हो जाएगी 1 हफ्ता 2 हफ्ते में, अगर प्रॉपर इसको मैनेजमेंट किया तो। और जहाँ सही में पैसा है उसको वापस लाओ। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि आप ये 1 करोड़ 30 लाख लोगों पर एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, तभी माना जाएगा कि आप सही में इस देश की अर्थव्यवस्था को ठीक कर रहे हैं। ये मोदी इकोनॉमिक्स का जो जाल है, ये इससे ये देश ठीक नहीं होगा। अम्बेडकराइट इकोनॉमिक्स पे आना पड़ेगा। क्या उसके मीम्स हो सकते हैं? एक तो ये आपको 150 लाख करोड़ जो है आपको वो लाना पड़ेगा नेशनल बजट में टैक्सेशन में। अगर इसका 20-30% भी आता है तो आपका 30 लाख करोड़ से आपका बजट बढ़ सकता है। यानी अभी 22 लाख करोड़ का जो आपका बजट है उसमें आप 30 लाख करोड़ अगर मिला दो तो आपका बजट जो है वो 50 लाख करोड़ से। इस बार बजट तो अपने वक्त से पहले आ रहा है, जानबूझ के उसको प्रीपोन किया क्योंकि डेमोक्रेट पार्टी इसके लिए कोई सजेस्ट कर रही है? सजेस्ट तो कर रही है। 20 तारीख को हम जन आंदोलन कर रहे हैं दिसंबर को, और एक बहुत बड़ा चार्टर फिर से दे रहा हूँ मैं। और मैं कह रहा हूँ कि भाई अभी पैसा आया, आपने बहुत बात किया, मैं गरीबों के लिए कह रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा गरीब इस देश में SC/ST है, सबसे ज़्यादा गरीब DT/NT है। OBC का तो आपने बजट का हेड ही नहीं बनाया। तो मैं ये कह रहा हूँ आपका अभी 24-25 लाख करोड़ का बजट होगा इस साल का, मुझे मालूम है। उसमें एक काम करो, 25% तो सीधा SC/ST को दे दो आप, यानी 5 लाख करोड़ रुपया SC/ST को दे दो सब प्लान के अंदर, कंपोनेंट प्लान के अंदर। और उसमें का 5 लाख करोड़ में से 1 लाख करोड़ SC/ST एंटरप्रेन्योर्स को दे दो बिजनेस करने के लिए, क्योंकि आपके लोग बिजनेस कर रहे हैं, आप अमीर हो जाते हैं, हम लोग अमीर नहीं होते। दूसरा, OBC का हेड बनाओ बजट के अंदर में। ये क्या मजाक है, 50% लोगों के लिए 1000 करोड़ रुपया। तो आप OBC का हेड बनाओ और लगभग 20% 25% जो पैसा है वो बजट में OBC के लिए डालो, DT/NT के लिए डालो, माइनॉरिटीज़ के लिए डालो, और प्योरली जो है इक्वालिटी बजट के लिए पैसा लगाओ। इक्वालिटी बजट, डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करने के लिए बजट। 2 इंडेक्स बनाओ, डिस्क्रिमिनेशन एंड डिप्रिवेशन इंडेक्स। कौन कौन कम्युनिटी में कितना कितना पिछड़ गए, कौन कौन से क्षेत्रों में पिछड़ गए। हम जो बजट लगा रहे हैं, हम जो पॉलिसी लगा रहे हैं, वो नॉन लैप्सेबल होना चाहिए, नॉन डाइवर्टेबल होना चाहिए। इसके लिए लॉ लाओ पार्लियामेंट में कि SC/ST सब प्लान या OBC का अगर हम बजट बनाएंगे तो ये पैसा जो है उसका लॉ होगा कि वो कई दूसरे काम में खर्चा नहीं होगा और लैप्स भी नहीं होगा, आपको पूरा खर्चा करना पड़ेगा। आप ये चीज़ें करो, फिर शिक्षा है, फिर स्वास्थ्य है, फिर रोज़गार है, आवास है, संपत्ति है, एंटरप्रेन्योरशिप है और सोशल सिक्योरिटी है। ये जो 6 चीज़ें हैं इसके ऊपर में इसको इन्वेस्ट करो और इक्वालिटी प्लानिंग से ये जो है डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करो। दूसरा, टैक्सेशन सिस्टम को चेंज करो। आपका टैक्सेशन सिस्टम प्रोग्रेसिव नहीं है। जो 10 लाख कमा रहा है उस पर भी 30% और जो 1 करोड़ से ज़्यादा कमा रहा है उस पर भी 30%। आप 10 लाख के अंदर वालों को 10 लाख तक के जो है वो कम करो ना, आप 20-22% करो, और जो 50 लाख 1 करोड़ जा रहा है उस पर 2-3% के स्लैब बढ़ाओ आप।
इस तरह से प्रोग्रेसिव टैक्सेशन करो तो आपका टैक्स बेस बढ़ेगा, टैक्स का आपका रेवेन्यू ज़्यादा आएगा, एक बात। दूसरा जो इनहेरिटेंस टैक्स है, आज फादर ने कमाया बच्चे को ट्रांसफ़र कर रहा है, उस पर कोई टैक्स नहीं है, सिर्फ आप रेवेन्यू का जो गिफ्ट टैक्स है, गिफ्ट डीड है या विल डीड है, उससे ट्रांसफ़र होता है। इनहेरिटेंस टैक्स, अगर माँ बाप ने कमाई है बच्चे को जा रहा है, उस पर आप 5-10% टैक्स लगाओ। आप उसके बाद में कैपिटल गेंस के टैक्स जो है उसको बढ़ाओ। उसके बाद शेयर मार्केट पे ट्रांजैक्शन टैक्स लगाओ, ग्रीन टैक्सेस लगाओ कंपनी के ऊपर में, और इसके साथ साथ जो है ये तमाम चीज़ों के साथ में आप मंदिरों के संपत्ति के अंदर में उसको टैक्स लगाओ 30-40% से ऊपर, और एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स लगाओ। 6 लाख से ज़्यादा अगर कोई कर रहा है उसका स्लैब कम रखो, लेकिन 6 लाख अगर कोई एक परिवार अगर कमा रहा है एग्रीकल्चर में, तो आप अगर यहाँ 6 लाख पे अगर 20% लेते हैं अभी, तो उस पर आप 10-12% से लगाओ, लेकिन टैक्स एग्रीकल्चरल इनकम पे लगाओ, क्योंकि अभी जो 6 लाख से ज़्यादा कोई किसान कमा रहा है वो कोई गरीब किसान नहीं है, वो जो है कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के पैसे से ये सारी एग्रीकल्चर चल रही है। तो टैक्सेशन पॉलिसी को आपको चेंज करना पड़ेगा। केवल जीएसटी एक हो गया, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, इससे नहीं होगा, डायरेक्ट टैक्सेस को भी चेंज करना पड़ेगा आपको, और ये तमाम पैसा बजट में लाके ह्यूमन राइट्स प्लान, इक्वालिटी प्लान एंड जेंडर प्लान में इसको खर्चा करना पड़ेगा, तब जाके जो है वो भी नॉन डाइवर्टेबल, नॉन लैप्सेबल ये होना चाहिए। जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, शायद ये सारी चीज़ें आपने चार्टर में लिखी है। बिल्कुल लिखी है, और अभी मैं और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ क्या जब आपने 15 अगस्त को ये चार्टर पहुँचाया, क्या इसका कोई जवाब आया है? इसका जवाब आया, आपके लिए बता रहा हूँ, बड़ी खुशी की बात है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नोटिस दिया है कि 2 महीने के अंदर आप क्या एक्शन लिया है इसको जो है आप इंटीमेट करो, अदरवाइज़ फिर हम इस पर बड़ा इंक्वायरी जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो अभी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 27 अक्टूबर को इस पर जो इशू किया है। दूसरा जो है फिर सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री और ट्राइबल मिनिस्ट्री को अलग से और एक पिटीशन का रेफरेंस गया है कि भाई उन्होंने भी इस पर ये तमाम चीज़ें करना चाहिए। और अभी जो मैं ये इकोनॉमिक्स को लेके कर रहा हूँ, ऐसा मान लीजिए थोड़ा बहुत चार्टर का भी रोल है इसमें, ये जो पैसा निकल रहा है, पर ये गलत ढंग से निकल रहा है, किसानों को, गरीब लोगों को इसका नुकसान नहीं होना चाहिए था। तो मैंने कहा था कि ये जो 150 लाख करोड़ से ज़्यादा जो होता है कैलकुलेशन दोनों इंडिया और अब्रॉड का, वो निकालो, वो निकाल के लाओ, इससे तभी ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये तो गलत ढंग से इन्होंने किया है। इसका थोड़ा प्रॉफिट हो सकता है जाली नोट समाप्त करने में, टेररिस्ट का पैसा समाप्त करने में, पर इसका इकोनॉमी को कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं है ये नोटबंदी का। तो ये तमाम चार्टर्स की वजह से ये हो रहा है। ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज में रिजर्वेशन आ रहा है, पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए पैसा मिल रहा है, सबसे पहले मैंने देश में बोला, तो वो बात हो रही है देश के अंदर, एक एक चीज़ हो रही है। और मैं अभी भी इनसे कह रहा हूँ मोदी जी से और गवर्नमेंट से, जल्दी करो। ये जो एक्शन है ये क्या सेंसरशिप है? ये इकोनॉमिक सेंसरशिप एक्सक्लूजन है, एक्सक्लूजन इसको कहा जाता है। कास्ट कैपिटलिज्म में एक एक्सक्लूजन की फिनोमिना है कि हम तो कमा लेंगे लेकिन आपको नहीं कमाने देंगे, हम तो अमीर रहेंगे लेकिन आपको अमीर नहीं होने देंगे। तो ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी में जो एक्सक्लूजन है, ये एक्सक्लूजन की प्रोसेस है। जब तक ये जो 150 लाख करोड़ रुपये को नेशनल टैक्सेशन में नहीं लाया जाएगा, जब तक बजट में लाके ये ह्यूमन राइट्स प्लान, इक्वालिटी प्लान, जेंडर प्लान नहीं बनाया जाएगा, तब तक इनइक्वालिटी और पावर्टी समाप्त नहीं होगी। यही अम्बेडकराइट इकोनॉमिक्स को हमें समझना होगा। कास्ट कैपिटलिज्म को समाप्त द्वारा आपको ऐसा कहना है कि हमारे सोशल सिस्टम में एक क्लास क्रिएट किया जा रहा है, या फिर उसको ज़्यादा। बाबा साहब ने जब कास्ट क्लास थ्योरी दी, जब एनालिसिस ऑफ कास्ट लिखा या कास्ट इन इंडिया लिखा या एसेस ऑन अनटचेबिलिटी लिखी, तो बाबा साहब ने कास्ट क्लास थ्योरी को डिस्कस किया है। पर पहले जो हिंदू ग्रोथ रेट था वो 3.5% जीडीपी था, तो वो कम था, पैसा कम था इंडिया में, पर 90 से ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए एक बहुत बड़ा क्लास बन रहा है अभी। तो इस क्लास को, जो कास्ट के आधार पे क्लास बना हुआ है, इसको समाप्त करना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है, हमारा वक्त भी जा रहा है, बिल्कुल अंतिम बात आपसे मैं जानना चाह रहा हूं कि इस ब्लैक मनी को रोकने में, या फिर इस फेक करेंसी को रोकने में, या फिर हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत करने में बाबा साहब का जो एक बड़ा मार्गदर्शन आता है, उनका जो थीसिस आता है प्रॉब्लम ऑफ रूपी, क्या कोई मार्गदर्शन कर पाता है? नहीं, बाबा साहब ने उस समय भी कहा था कि भाई 10 साल में आपको करेंसी चेंज करना चाहिए, पर ये तो नहीं कहा था कि रातों रात आपको बंद कर देना चाहिए, या फिर उसको उसको जो है वो धीरे धीरे चेंज किया जाता है, या उसको एकदम से ख़त्म नहीं किया जाता है। 15 दिन, 1 महीने का, 2 महीने का, अन्य देशों ने भी किया है, 15 दिन से 2 महीने का समय लेते हैं वो। उसकी एक प्रोसेस होती है, करेंसी को चेंज करना पड़ता है, अदरवाइज़ जो है फेक करेंसी उसमें आती है या गलत तो यूज़ में जाती है या कैश होल्डिंग हो जाती है। ये तो इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है। पर ऐसा रात को आप 8 बजे आ जाओ, जैसे सुबह उठ के संघ की शाखा में चले गए और बोला कि अभी हमने लीगल टेंडर जो है वो ख़त्म कर दिया,
अरे भाई साहब, आपको मालूम है आपने 14.5 लाख करोड़ रुपए की करेंसी को समाप्त कर दिया, और आपको एटीएम में बैंक में देने के लिए आपके पास में लाख करोड़ रुपया भी नहीं छपा हुआ है। तो आपने इसको क्यों नहीं सोचा कि इसका क्या इम्प्लीकेशन आएगा? तो फिर इस स्थिति में जो मास टेंडेंसीज का कैसा स्टडी कर पा रहे हैं आप? नहीं, मासेस को तो इंडिया में इकोनॉमिक्स समझा ही नहीं है। अगर इंडिया में इकोनॉमिक्स भारत में समझता तो ये नोटबंदी को लेकर लोग इतना खुश क्यों होते? अभी तो अरे भैया आप रो रहे हो, अभी आपके जेब कट जाएगी, अभी ये बैंक्स जो है पैसा दे देगी कंपनी को, अभी इसका इन्फ्लेशन आएगा तो इन्फ्लेशन किसके सर पे आएगा? वो तो कॉमन आदमी के ऊपर आएगा। अब जब बैंक कंपनी इसके पास चले जाएगा तो वो उनका वेल्थ बढ़ जाएगी, आपकी क्या बढ़ने वाली है पर कैपिटा इनकम? तो भारत के अंदर में मुझे ऐसा लगता है कि अर्थशास्त्र को भारत के लोगों को जितना धर्मशास्त्र समझता है उतना अर्थशास्त्र अभी तक नहीं समझा हुआ है। तो भारत के लोगों को अर्थशास्त्र में जातीय पूंजीवाद को समझने की ज़रूरत है और उसके आगे जाके अम्बेडकराइट अर्थशास्त्र को समझने की ज़रूरत है। भारतीय अर्थशास्त्र को समझने के लिए और फिर अर्थव्यवस्था को समझने के लिए जो अम्बेडकराइट्स अर्थशास्त्र है, अम्बेडकरवादी इकोनॉमी जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, और इसके साथ जो जातीय अर्थशास्त्र है उसे भी समझना ज़रूरी होगा। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट और संघ एम्बस के नेशनल ऑर्गेनाइज़र विजय मानकर साहब से ये बातचीत हो रही थी। मानकर साहब, आप हमारे साथ हैं, इस पूरी व्यस्तता में भी आपने हमसे इतनी शिद्दत से इतना वक्त देकर बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मित्रों, में आपने इतना बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है। आवाज़ विशेष में यहाँ पर रुकते हैं।